हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 पर्यावरण के मुद्दे। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 16 की 8वीं हेडिंग संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण। ठीक है, जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनका जब आप अनुचित तरीके से प्रयोग करेंगे तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण न केवल प्रदूषकों की क्रिया के कारण होता है, बल्कि संसाधनों के उपयोग करने के जो अनुचित तरीके हैं उनके कारण भी होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्रकृति के द्वारा दिए गए जो संसाधन हैं, उनका निम्नीकरण अर्थात उनकी कमी, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें कमी जो है वह केवल प्रदूषकों के कारण ही नहीं होते हैं, बल्कि हमारे द्वारा संसाधनों का उपयोग करने के जो अनुचित तरीके हैं उनके कारण भी प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण न केवल प्रदूषकों की क्रिया के कारण होता है, बल्कि संसाधनों के उपयोग करने के जो अनुचित तरीके हैं उनके कारण भी होता है। ठीक है, तो आइए पहला देखते हैं। पहला है आपका मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। ध्यान से समझें, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण क्या होता है। सबसे ऊपरी मृदा, ठीक है, सबसे ऊपरी मृदा के उर्वर होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जहाँ पर जिस मिट्टी में खेती की जाती है उस मिट्टी को उपजाऊ होने में, उर्वर होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य के क्रियाकलापों जैसे कि अधिक खेती करने से, अबाधित चराई से, वनोन्मूलन से, वनों की कटाई से और सिंचाई के घटिया तरीकों के कारण, सिंचाई के गलत तरीकों के कारण यह शीर्ष स्तर काफ़ी आसानी से हटाया जा सकता है। जो उर्वरी स्तर है, जो उपजाऊ जमीन है ऊपरी हिस्सा, उसको आसानी से हटाया जा सकता है, जिसके कारण शुष्क भूमिखंड बन जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण वह जो जमीन है अब शुष्क हो जाती है। ठीक है, तो मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण सबसे ऊपरी मृदा के उर्वर होने में, उपजाऊ होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य के क्रियाकलापों जैसे अधिक खेती करने से, अबाधित चराई से, वनोन्मूलन और सिंचाई के घटिया तरीकों के कारण यह शीर्ष स्तर काफ़ी आसानी से हटाया जा सकता है, जिसके कारण शुष्क भूमिखंड बन जाते हैं। कालांतर में जब ये भूमिखंड, ठीक है, समय बीतने पर जब ये भूमिखंड आपस में जुड़ जाते हैं तो मरुस्थल का निर्माण होता है, डिजर्ट, रेगिस्तान का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अत्यधिक खेती करने से, ठीक है, अबाधित चराई से, बिना कंट्रोल के चराई से, वनोन्मूलन से, वनों की कटाई से, सिंचाई के घटिया तरीकों के कारण ये जो उपजाऊ मिट्टी है ऊपरी स्तर पर, उसको आसानी से हटाया जा सकता है, जिसके कारण शुष्क भूमिखंड बन जाते हैं। और कालांतर में, समय बीतने पर जब यह भूमिखंड आपस में जुड़ जाते हैं तो मरुस्थल, रेगिस्तान, डेजर्ट का निर्माण होता है। पूरे विश्व में यह माना जाता है कि मरुस्थलीकरण खासकर बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण आजकल एक मुख्य समस्या है। ठीक है, तो जो मरुस्थलीकरण है वह खासकर बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण आजकल एक मुख्य समस्या है। ठीक है, तो यह था आपका मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण के बारे में। आइए अगला देखते हैं जलाक्रांति और मृदा लवणता के बारे में। ध्यान से समझें, यह क्या होता है जलाक्रांति और मृदा लवणता। जल के उचित निकास के बिना
ठीक है, जल का उचित निकास न हो, जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण, जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण मृदा में जलाक्रांति होती है, वाटर लॉगिंग होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है अगर जल का उचित निकास न हो तो। जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण मृदा में जलाक्रांति होती है, फसलों को प्रभावित करने के साथ साथ इससे मृदा की सतह पर लवण आ जाता है। ठीक है, इससे फसल तो नुकसान होते ही हैं, साथ में मृदा के सरफेस पर, मृदा के सतह पर लवण जमा हो जाते हैं। तब यह लवण भूमि की सतह पर एक परपटी के रूप में जमा हो जाते हैं। ये लवण जो हैं वे भूमि की सतह पर एक क्रस्ट बना लेते हैं, एक सरफेस, एक परपटी बना लेते हैं, उस रूप में जमा हो जाते हैं या पौधों की जड़ों पर एकत्रित होने लगते हैं। ये लवण जो हैं पौधों की जड़ों पर एकत्रित होने लगता है। लवण की बढ़ी हुई मात्रा, ठीक है, लवण की जो मात्रा बढ़ जा रही है, लवण की बढ़ी हुई मात्रा फसल की वृद्धि के लिए नुकसानदेह है। लवण की बढ़ी हुई मात्रा फसल की वृद्धि के लिए नुकसानदेह है और कृषि के लिए बेहद हानिकारक है। लवण की जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ जा रही है जिससे फसल की वृद्धि के लिए यह नुकसानदेह है और कृषि के लिए बेहद हानिकारक है। जलाक्रांति और लवणता कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हरित क्रांति के कारण आई है। जलाक्रांति और लवणता जो है वह ऐसी समस्या है जो किसके कारण है? हरित क्रांति के कारण आई है यह समस्या। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जलाक्रांति और मृदा लवणता के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि यदि जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण मृदा में जलाक्रांति होती है, फसल को प्रभावित करने के साथ साथ इससे मृदा की सतह पर लवण आ जाता है, तब यह लवण भूमि की सतह पर एक मोटी परपटी के रूप में जम जाता है या पौधों की जड़ों पर इकट्ठा होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। लवण की बढ़ी हुई मात्रा फसल की वृद्धि के लिए नुकसानदेह है और कृषि के लिए बेहद हानिकारक है। जलाक्रांति और लवणता कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हरित क्रांति के कारण आई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका 8वां टॉपिक चैप्टर 16 का संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण के बारे में। थैंक यू।